नमस्कार दोस्तों, गुजरात फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस क्या है और कोविड-19 के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस कोई नया रोग नहीं है, ये पुराना रोग है। ये फंगस से फैलने वाला रोग है। नॉर्मली ये जो फंगस होती है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारे टॉपिक्स को। ये जो फंगस होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो नॉर्मली ये फंगस हमारे आसपास ही होती है और सालों से हम इस फंगस के बीच में रहते हैं। जैसे कि सूखे पत्ते हैं, किसी प्राणी और पशु का गोबर है, कोई सड़ी हुई लकड़ी है, कोई बंद घर है, बिल्डिंग है, ऐसी कई जगहों पर ये फंगस होती है। ये फंगस इन्हेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करती है। आज कई सालों तक ये फंगस हमारे बीच थी, फिर भी बहुत ही रेयर केस इसके पाए जाते थे। पर आज कोविड-19 जिनको हुआ है, उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से आज ये म्यूकरमाइकोसिस के जो केसेस है वो ज़्यादा आ गए। तो ऐसी सारी जगहों पर, उसके अलावा अगर हम देखें नेचर के अलावा, तो हॉस्पिटल के अंदर जो लिनन होते हैं तो उसके अंदर भी पाई जाती है। फिर नॉन स्टेराइल मेडिकल डिवाइस यूज़ करने से होती है। बहुत लंबे समय तक जो ऑक्सीजन थेरापी चलती है तो उसके अंदर हाइजीन मेंटेन ना हो तो भी ऐसा हो रहा है। फिर कोविड-19 में पर्टिकुलर बात करें तो उन लोगों को हो रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, तो ऐसा नहीं है कि सारे डायबिटिक पेशेंट को ये होगा। जिनकी शुगर लेवल हाई है और खासकर कीटो एसिडोसिस जिनको हो रहा है, ऐसे लोग डायबिटिक, ऐसे पेशेंट जो है जिनको कीटो एसिडोसिस हो रहा है, ऐसे लोगों को ज़्यादा हो रहा है। जिन्होंने बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड थेरापी ली है उनको हो रहा है। जिनके बॉडी में आयरन का ओवरलोड है उनको हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है मिलकर क्या होता है कि इम्यूनिटी को लो करते हैं। ऑलरेडी आप डायबिटिक पेशेंट है, आपकी शुगर अभी हाई आ रही है, कीटो एसिडोसिस हुआ है, आपने लंबे समय तक स्टेरॉइड लिए हैं, लंबे समय तक आप आईसीयू में पड़े हैं और ऑक्सीजन थेरापी ली है, बॉडी में आयरन ओवरलोड ज़्यादा है। ये सभी चीज़ें मिलके आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं और ऐसे में ये फंगस आप पे हावी हो जाती है और आपको ये इन्फेक्शन लग जाता है। यही फंगस आपके बाजू वाले इंसान के जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में भी जाता होगा, लेकिन उसकी इम्यूनिटी अच्छी है इसलिए उसको ये डिसीज़ नहीं होता है। तो ये हो गया है कि कौन कौन सी चीज़ों से ये होता है। अब उसके प्रकार आते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है राइनोसेरेब्रल साइनस वाला म्यूकरमाइकोसिस, जो नॉर्मली हमारे इस एरिया को और ब्रेन के एरिया को अफेक्ट करता है। उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो नॉर्मली हेडेक होता है, फिर हमारी आँखों में दर्द होता है, फिर नोज़ में पेन होता है, नाक में दर्द होता है, वहाँ से ब्लैक फ्लूइड या ब्लड बाहर आता है, यहाँ डार्क स्पॉट ब्लैक कलर के हो जाते हैं, आपकी आई में ब्लर विजन मतलब आपको धुंधला दिखाई देता है, कई बार रोशनी भी चली जाती है, फिर आपके दांत में दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, आपके मुंह के अंदर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है ऊपर की ओर, आपके फेस पे एक साइड स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी जो लक्षण हैं ये राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हैं। उसके बाद दूसरा आता है, नीचे जाइए तो पल्मोनरी, यहाँ का लंग्स का, ये होता है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। उसके अंदर जो होता है वो कफ होता है, फीवर होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सारे लक्षण जो होते हैं ये पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के होते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस होता है और इसमें आपको नोजिया मतलब आपको जी घबराता है, वॉमिट होती है, पेट में दर्द होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। और एक आता है लास्ट, एक स्किन का भी आता है, स्किन म्यूकरमाइकोसिस, जिसको बोलते हैं हम क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। तो स्किन के थ्रू भी ये फैलता है। उसमें जिन जिन लोगों को कट हुआ है, कोई कट हो गया है, बर्न
जैसे कि जल गए हैं, कोई सर्जरी हुई है, तो उस पैसेज के थ्रू ये फंगस बॉडी में एंटर करती है और स्किन म्यूकरमाइकोसिस होता है, जिसके अंदर वहाँ एक बॉयल ब्लिस्टर सा भी हो सकता है, वहाँ रेडनेस आ सकती है, वहाँ स्वेलिंग आ सकती है, और अगर उसको ठीक से ट्रीटमेंट ना की जाए तो वहाँ सेल्यूलाइटिस भी हो सकता है। और लास्ट में आता है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको ये फंगस का इन्फेक्शन लग सकता है, हार्ट, स्प्लीन, लीवर, कहीं भी लग सकता है, ब्रेन। अब किन किन लोगों को खासकर ये म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, तो हम देखें कि जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है, वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। तो वो नॉर्मली होता है जो डायबिटिक पेशेंट है, मैंने पहले बताया जैसे कीटो एसिडोसिस जिनको खास करके हुआ है ऐसे, और किडनी ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, तो ऐसे लोगों को खास करके राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस होते हैं। दूसरा आता है पल्मोनरी। पल्मोनरी खास करके उन लोगों को होता है जिनको न्यूट्रोपेनिया है, मतलब के बॉडी के अंदर जो WBC का एक प्रकार होता है न्यूट्रोफिल, आपके ब्लड रिपोर्ट में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है न्यूट्रोफिल, उसकी मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। तो जिनको न्यूट्रोपेनिया है लंबे समय से, फिर जिनको कैंसर है खास करके, और इसको हीमाटोक्रेटिक मैलिग्नेंसी बोलते हैं, जिनकी बॉडी में हीमाटोक्रेटिक मैलिग्नेंसी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कैंसर के पेशेंट को होता है। और जिनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए तो उनको भी ये पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा रहता है। तीसरा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। ये खासकर प्री मैच्योर बर्थ जिन बच्चों के होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, उनको होता है। और 1 महीने के पहले जन्म के बाद 1 महीने से पहले उन पर अगर कोई सर्जरी की हो, उनको हैवी एंटीबायोटिक्स दिए गए हो, तो ऐसे केसेस में ऐसे बच्चों को भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस होता है। और स्किन का तो हम किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वो तो कट के थ्रू या सर्जरी के थ्रू या बर्न्स के थ्रू एंटर हो सकता है। डिसेमिनेटेड में भी ऐसे है। तो ये हो गए प्रकार के किन किन लोगों को ये सारी चीज़ें होती है। हमने इनके लक्षण भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि इनका डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपको CT स्कैन सजेस्ट कर सकते हैं, या आपका जो अफेक्टेड टिश्यू है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए उसको भेज सकते हैं, और उसमें अगर पाई जाए फंगस तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हुआ है। ये डायग्नोस्टिक की टाइप से। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट, हाँ, एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूकरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे कोरोना में हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, पर म्यूकरमाइकोसिस के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन होती है, एम्फोटेरिसिन B, पोसाकोनाजोल, इसेओकोनाजोल, खासकर ये 3 मेडिसिन यूज़ होती है। उसमें एम्फोटेरिसिन B आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इंट्रावेनस दी जाती है वो, और बहुत महंगी दवाई होती है। और एम्फोटेरिसिन B अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको आपके डॉक्टर को ये बताना है कि आप अगर हार्ट के पेशेंट हैं, आपका कोई हार्ट का इश्यू है, आपने कोई किडनी ट्रांसप्लांट की है, या किडनी डिसीज़ है, आपको कोई लीवर डिसीज़ है, तो ये आपको, और या कोई आपकी हिस्ट्री ऐसी पुरानी रही हो कोई दवाई से आपको एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, तो ये आपको सबसे पहले डॉक्टर को बताना होगा, ताकि आगे जाके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग वीमेन जो होती है, उनके अंदर बहुत स्टडी नहीं की गई है, इसलिए उसके बारे में खुल के नहीं बता सकते। वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसी अगर कोई पेशेंट होता है तो उनमें क्या कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हर दवाई का रहता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स का एक बहुत लंबा लिस्ट होता है, और वो हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को साइड इफ़ेक्ट होगी, कुछ ही लोगों को होता है। इसलिए क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बताने से मेंटली आप थोड़ा वीक हो जाते हो कि मुझे ये होगा तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बातें नहीं करेंगे। उसके बाद आता है पोसाकोनाजोल, उसमें भी यही रहता है, वो ओरल भी मिलते हैं। उसमें भी आपको आपकी जितनी भी कंडीशंस है वो डॉक्टर को पहले से बतानी पड़ेगी, हिस्ट्री, ताकि उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट हो सके। और लास्ट होता है इसेओकोनाजोल। तो इसेओकोनाजोल में आपको खास ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट्स
की थेरेपी और ट्रीटमेंट पुरानी चल रही है, खास करके कीटोकोनाजोल जो भी एक एंटी फंगल मेडिसिन है, अगर आपकी कीटोकोनाजोल की ट्रीटमेंट चल रही है तो आपको डॉक्टर को बताना है। दूसरा, कुछ HIV पेशेंट्स होते हैं जिनकी रिटोनावीर जो एंटीवायरल मेडिसिन है उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो भी आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि इन 2 दवाइयों के साथ इसोकोनाजोल नहीं दे सकते। अगर देना है तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कैसे देंगे। इसके अलावा आता है कि शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम होता है, वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो सब लोगों को ऐसा नहीं होगा, इसलिए सबको पता भी नहीं होगा कि ये सिंड्रोम क्या होता है, लेकिन जिनके घर में ये प्रॉब्लम है जेनेटिकल, उनको पता है कि हमको शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ये शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है जेनेटिकल, उनको भी इसोकोनाजोल लेने से पहले डॉक्टर को बताना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स ये दवाई नहीं ले सकते। इसी तरह ये दवाई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन में देने के लिए भी पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट्स। अब बात ये आती है कि ये लोगों के मन में ये है कि क्या हर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होता है? इसका जवाब है ना, ये सबको नहीं होता है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सारे डायबिटिक पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होता है? उसका जवाब भी है ना, सारे डायबिटिक पेशेंट को नहीं होता है। खासकर ऐसे लोगों को होता है जिनकी शुगर ज़्यादा रहती है, कीटो एसिडोसिस का प्रॉब्लम हो चुका है, तो ऐसा को होता है। आप अगर अपनी शुगर कंट्रोल में रखेंगे, रेगुलर चेक करेंगे, रेगुलर मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करते रहेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस तरह हमने देखा कि इसके कितने टाइप्स हैं, कैसे डायग्नोसिस होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ कहाँ से ये फैलता है, किस तरह से बॉडी में एंटर होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अब आपको क्या क्या नहीं करना है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि गार्डनिंग कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे कचरे को आपको टच करना है, ऐसी कोई ज़रूरत है, तो आप हाथ में ग्लोव्स पहन सकते हैं। दूसरा, आप लंबी स्लीव्स वाले शर्ट्स पहन सकते हैं। नीचे पाँव में भी बहुत लंबे जो पैंट होते हैं वो पहन सकते हैं। आप शूज़ पहने रखें। आप जब भी बाहर जा रहे हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग वगैरह है जो बहुत टाइम से बंद पड़ी है, कचरा ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे आप मास्क पहन के जाए। अब मास्क में भी ये आता है कि हमने देखा है कि लोग 3 तरह के मास्क पहनते हैं। एक होता है क्लोथ का मास्क, दूसरा होता है ट्रिपल लेयर मास्क, और तीसरा होता है N95 मास्क। तो नॉर्मली खासकर गर्मियों में म्यूकोरमाइकोसिस फंगस जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो गर्मियों में ज़्यादा होती है। विंटर और मॉनसून के टाइम पे ये कम होती है ये फंगस। तो अभी ये जो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी ये समर का टाइम चल रहा है। तो ऐसे टाइम में जब हमको ज़्यादा पसीना होता है तो क्लोथ वाले जो मास्क होते हैं उसमें वो पसीना सूख जाता है, और वही मास्क हम बार बार यूज़ करते हैं, और वो फंगस इन्हेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है और फिर हमको इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे मास्क जो लोग पहन रहे हैं क्लोथ के मास्क, तो वो रेगुलर बेसिस पर उसको धोए डिटर्जेंट से, उसके बाद ही उसका यूज़ करें। दूसरा होता है N95 मास्क। उसमें भी यही चीज़ होती है कि लोग उसको बार बार पहनते हैं। उसकी भी पहनने की एक गाइडलाइन होती है, 3 से 4 मास्क आपको लेने पड़ते हैं। मंडे को आपने जो पहना मास्क N95, उसको उसी दिन शाम को फिर रख देना होता है, उसको धोना नहीं है। फिर ट्यूसडे को दूसरा नया मास्क लेते हैं, उसको पहनते हैं और शाम को उसको भी रख देते हैं साइड में। तीसरे दिन नया मास्क लेते हैं, फिर चौथे दिन जो सोमवार वाला मास्क था उसको रिपीट करते हैं, फिर उसके अगले दिन ट्यूसडे वाले को रिपीट करते हैं, उसी तरह वेडनेसडे वाले को रिपीट करते हैं। और ये साइकिल आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार कर सकते हैं। मतलब एक N95 मास्क को आप 4 बार पहन सकते हैं, उसको कभी भी धोना नहीं है। पर इसमें भी एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हम उसको बार बार यूज़ करते हैं तो कई बार इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ट्रिपल लेयर मास्क जो आते हैं वो सबसे बेस्ट मास्क होता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं, उसको हम 8 घंटे पहन सकते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप ट्रिपल लेयर मास्क पहने, और आपको अगर ऐसे कोविड वाले एरिया में आप जा रहे हैं तो आप डबल मास्क भी पहन सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है।
क्योंकि ट्रिपल लेयर मास्क को आपको शाम को डिस्कार्ड कर देना है, 8 घंटे पहनने के बाद उसको रिपीट नहीं करना है, उसको धोना भी नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। तो ऐसे मास्क में हमको इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए मैंने कहा जैसे कि आप मास्क का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी अफवाहों में ना आए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए ऑथेंटिक, जहाँ से माहिती और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप वहीं आप ट्राई करें। गवर्नमेंट हेल्पलाइन है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जिस तरह हमारी जो चैनल है गुजरात फार्मासिस्ट, हम प्योरली विश्वसनीय माहिती जो जहाँ से हमको मिलती है इन्फॉर्मेशन, हम वही आप तक पहुँचाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में आप अपनी कोई भी क्वेरी है आप डाल सकते हैं, म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड या अन्य कोई भी डिसीज़ या अन्य कोई भी मेडिसिन के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमको पूछ सकते हैं। हम आपको जितना हो सकता है आपको सेटिस्फैक्टरी और ऑथेंटिक विश्वसनीय माहिती देने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। याद रखिए कि आपकी कोई भी क्वेरी है मेडिसिन से रिलेटेड है, आस्क योर फार्मासिस्ट। थैंक यू।